हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अभी 4 कंपनीज और कर लेते हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं बंधन बैंक से। बंधन बैंक का वर्स्ट परफॉर्मेंस है। अगर आप देखोगे पूरे बैंकिंग स्पेस में, फाइनेंशियल स्पेस में, ये बंधन बैंक बाकी सारे फाइनेंशियल से खराब है। ठीक है, ये एक ऐसा कंपनी है जो कोविड के बाद से वापस ही नहीं आया। कोविड का प्रॉब्लम गया, फिर उनका आसाम में जो फ्लड आया उसके वजह से वो प्रॉब्लम चालू हुआ। ठीक है, और इनका एसेट क्वालिटी खराब से और खराब होते जा रहे हैं। तो कोई भी बैंक का या फाइनेंशियल का अगर एसेट क्वालिटी बुरा हो रहा है ना, तो बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता है, लेट मी टेल यू। और दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे, सिंस बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, उनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट रहा है। क्यों? बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग जो बुक है, जो उन्होंने पैसा देके रखा है बाहर, अगर वहां पे कलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंक्रीमेंटली आप कैसे एक हाई पेस में बुक को बढ़ाओगे, मतलब और क्या, कैसे आप हाई रेट से डिसबर्स करोगे। इसीलिए आप देखोगे बंधन बैंक का ग्रॉस एनपीए बुरा हो गया। और अब दूसरे एंगल से देखोगे उनका जो लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो सिर्फ 12% से बढ़ा, 12% से बढ़ा, राइट। जबकि मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में ये बोला था, गाइडेंस दिया था कि वो लोन बुक को 20% से ग्रो करेगा। अब बोलते हो 20%, करते हो 12%। सो दिस इज जस्ट द उल्टा ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल फाइनेंस जो प्रॉमिस करता है उससे ज्यादा डिलीवर करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। और यहाँ पे आप देखोगे जो आप ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हो और अंडर डिलीवर कर रहे हो, तो ये स्टॉक के लिए भी एकदम ही अच्छी नहीं है। और इन्वेस्टर्स तो ऐसे स्टॉक्स में क्यों रहेंगे। एनीवे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ बिजनेस एनालिसिस कर रहा हूं मैं। दूसरे एंगल से अगर आप एक चीज देखोगे, बंधन बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ भी सिर्फ 12-13% है। ठीक है, जबकि एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा साइज है, बंधन बैंक से आई गेस एचडीएफसी बैंक 20 गुना साइज है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक आज 18-17% कर रहा है, 17-18% से डिपॉजिट ग्रो कर रहा है। मतलब डिपॉजिट ग्रोथ में प्रॉब्लम, लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपका एसेट क्वालिटी बुरा होते जा रहा है, और एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस हो रहा है। बंधन बैंक ने एक्चुअली एक और चीज किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी, कि अपने बैड लोन्स को कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देना। क्योंकि अगर आप अपने सारे बैड लोन्स को एआरसी को बेच दिया ना, तो उसके बाद आप क्या दिखाओगे, आपका प्रोविजंस घट गया। क्योंकि क्या होगा, आपका लोन बुक बढ़ता, मतलब बैड लोन बढ़ता रहेगा, फिर आप उसको लेके एआरसी को बेचते रहोगे और दिखाओगे आपका जीएनपीए नंबर बेटर हो रहा है। इस तरीके से मुझे जीएनपी का नंबर बेटर नहीं करना है। मुझे चाहिए ऑर्गेनिकली आप कलेक्ट कर करके, कस्टमर के घरों में जा जाके पैसा ले लेके ऑर्गेनिकली अपना कलेक्शंस बढ़ाओ और अपना जीएनपीए को घटाओ। मतलब क्या, इंक्रीमेंटली स्लिपेजेस कम होनी चाहिए और रिकवरीज ज्यादा होनी चाहिए। नॉट के लाइक पूरा, मतलब जब भी एनपीए बढ़ गया तो मैंने उस लोन को ले लिया और एआरसीज को बेचने लग गया। बिकॉज जितने आप इन सबको बेच दोगे तो बैड लोन का बुक तो कम हो गया ना, तो आप क्या दिखाओगे अगले क्वार्टर में कि जीएनपीए का नंबर कम हो गया। तो इसी वजह से Q4 में आप देखोगे बंधन बैंक का जीएनपीए का नंबर 5% के आसपास आ गया था, लेकिन फिर से प्रॉब्लम चालू, और अभी आप देखोगे 7.2% है। दूसरे अब मैं थोड़ा बात करता हूँ एस्ट्रल का। तो एस्ट्रल का अगर आप देखोगे, ये एक अगर इनका देखोगे तो 2 मेन डिवीजन आता है। ठीक है, एक होता है प्लम्बिंग डिवीजन, ठीक है, और दूसरा है इनका पेंट एंड एडिसिव डिवीजन। प्लम्बिंग डिवीजन में क्या क्या है इनका, जो 75% ऑफ सेल्स है प्लम्बिंग डिवीजन में है, आपका पाइप हो गया, फॉसेट्स हो गई, सैनिटरी वेयर हो गई, फिटिंग्स हो गई। तो पाइप और फिटिंग्स ही मेन है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रल इज नोन फॉर सेलिंग सीपीवीसी एंड द पीवीसी पाइप्स, राइट। मतलब जो पॉलीमर का जो पाइप बनता है, पॉलीमर प्लास्टिक का जो पाइप है। तो अभी आप देखोगे एस्ट्रल का टोटल सेल्स का ग्रोथ है 16%। ठीक है, और दूसरे साइड में अगर मैं बोलूं कि इनका जो वॉल्यूम ऑफ पाइप्स है दैट वेंट अप 27%। तो यहां पर डाइकोटमी है ना कि लाइक अगर आपका वॉल्यूम 27% से बढ़ा तो टॉप लाइन 16% से क्यों बढ़ा। बिकॉज इनको ज्यादा पाइप्स बेच रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन पर पाइप का खर्चा, मतलब ये जो जिस प्राइस पर ये बेच रहे हैं वो प्राइस इनको घटाना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग डाउन एट अ रैपिड पेस। रॉ मटेरियल प्राइसेस मतलब ये जो रेजिन का प्राइस होता है, एंड रेजिन इज अ रॉ मटेरियल इन मेकिंग दोज पॉलीमर पाइप्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जितना आपका पाइप का रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो जाता है, ये सारे पाइप कंपनी को, सिर्फ एस्ट्रल नहीं, सबको ये प्राइसेस को, मतलब ये पाइप के मतलब रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन करना पड़ता है। सो पाइप्स का प्राइसेस घट गया है, इसीलिए 27% का वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद भी आप देखोगे टॉप लाइन, मतलब ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है 16%। मतलब अगर आप एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ 10% के आसपास का वैल्यू डिग्रोथ हुआ है। एकदम कॉमन सेंसिकली सोचिए। ठीक है, तो और अगर आप देखोगे एस्ट्रल एक ऐसा कंपनी है जो सिर्फ पाइप्स बनाता था, अभी ये पाइप से फॉसेट्स, सैनिटरी वेयर, फिर आपका जो मैंने बोला कि 20% का जो सेगमेंट है वो आता है पेंट्स, जिम पेंट्स करके एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया और उनका ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हैं।
और दूसरे साइड में उनका रेजिनोवा और उनका जो पूरा ये जो एडेसिव का जो पोर्टफोलियो है। तो अभी ये क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी चीजें वो करने का कोशिश कर रहे हैं, होम इंप्रूवमेंट कंपनी बनने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप बोलोगे एस्ट्रल का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंपनी बहुत ही सही है, स्टेबल है। कंपनी शायद कॉन कॉल में इस बार अपना गाइडेंस भी थोड़ा बढ़ाए। उनका पहला गाइडेंस था कि 15% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा फॉर 5 ईयर्स, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी दे रही 31% का वॉल्यूम ग्रोथ, इस क्वार्टर में दे रही 27% का वॉल्यूम ग्रोथ। बाय द वे मैं ये YOY का बोल रहा हूँ, इन एवरी क्वार्टर, ठीक है, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट हैविंग सेड दैट इनका टॉप लाइन का पेस ऑफ ग्रोथ कम है। लाइक पिछले क्वार्टर में तो और भी भयंकर था कि वॉल्यूम ग्रोथ था 31%, लेकिन टोटल सेल्स ग्रोथ हुआ था 7%। और इस बार थोड़ा सा इनका ये जो डिस्क्रिपेंसी है थोड़ा कम हुआ। इसका मतलब है कि लाइक रॉ मटेरियल प्राइसेस धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो और पाइप कंपनीज का वैसा कोई उतना प्राइसिंग पावर है नहीं। मतलब जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेगा तो दे कैन पास ऑन द प्राइस टू द एंड कंज्यूमर, जब घटेगा दे अगेन हैव टू पास ऑन द रिड्यूस प्राइस, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि 100 के पी में स्टॉक है, वुड आई वांट टू बाय अ कंपनी जो 15-16% से ग्रो कर रहा है? आई थिंक आई हैव बेटर बिजनेस डील्स। तो मैं यही एंगल से बोल सकता हूँ, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तीसरा कंपनी है बजाज ऑटो, अगेन लाइक बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब देखोगे इनका एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में हर जगह में प्रेजेंस है, ठीक है। तो बजाज ऑटो का मैं बता सकता हूँ कि Q2 में इन्होंने कुछ 8.8 लाख बाइक्स बेचे, ठीक है। लेकिन पिछले साल इन द सेम क्वार्टर दे सोल्ड ओवर 10 लाख बाइक्स। तो इनका जो बाइक्स बेचने का वॉल्यूम है दैट रिड्यूस 13% YOY। मतलब क्या है, इनका एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है। और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट में तो आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 साल में ये पूरा 2 व्हीलर्स का इतना बुरा हालत हो गया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आई कैन सी दैट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 मंथ्स में जब ये ऑटो 2 व्हीलर कंपनी जो अपना मंथली सेल्स डेटा देता है, तो यहाँ पे 2 व्हीलर का डोमेस्टिक मार्केट में इंप्रूवमेंट आ रहा है। बिकॉज रूरल इकोनॉमी जब तक सफर करेगा तो 2 व्हीलर का मार्केट वापस नहीं आएगा। 2 व्हीलर इज बेसिकली रूरल इकोनॉमी बेस्ड मार्केट, राइट, क्योंकि वहां पे लोग हीरो होंडा में बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो पॉइंट वही है, बजाज ऑटो का भी वही है, जब तक रूरल इकोनॉमी अच्छा होगा, इन्फ्लेशन से धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। दूसरे साइड में अगर मॉनसून अच्छा हुआ, फेस्टिव पीरियड अच्छा हुई, तो 2 व्हीलर्स का मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे कंपनीज में मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। मतलब इतना बड़ा बेस जो एक क्वार्टर में 10 लाख बाइक बेच रहा है, इसमें ग्रोथ कहां से आएगा उतना, है ना। लेकिन मेरा काम है आपको अपडेट देना। लास्ट कंपनी का हम बात करते हैं शॉपर्स स्टॉप, ठीक है। आपने देखा ही होगा शॉपर्स स्टॉप, राइट। ये ऐसे आपका ये सारे फैशन अपैरल्स वगैरह बेचते हैं। इनका तो रिजल्ट भी बहुत ही बुरा है कि अगर आप देखोगे सेल्स फ्लैट है और इनका जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स एकदम पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 करोड़ था, अभी 2 करोड़ में आ गया। मतलब प्रॉफिट ही कुछ 80-90% के आसपास गिर गया। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ कोर्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो शॉपर्स स्टॉप के पास अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे ट्रेंट एक साइड में है। ट्रेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या है? जूडियो है, फिर उसके बाद वेस्ट साइड है, जारा है उनका, जारा का ऑफकोर्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ट्रेंड आप देखोगे अपैरल सेगमेंट में एक साइड में है, और ये शॉपर स्टॉप, कैंटाबिल, वी मार्ट, ये सब है दूसरे साइड में, ठीक है। क्यों? बिकॉज ट्रेंड का जो ब्रांड्स है ना, वो ब्रांड्स का एक अलग कस्टमर लॉयल्टी है, ठीक है। वो सब एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स और फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स है। मतलब अगर आप देखोगे जारा में, आप मंडे को जाओगे फिर वेडनेसडे को जाओगे, आप देखोगे पूरा फैशन ही शायद दुकान का बदल गया, नया नया टाइप के कपड़े आने लग गया। तो अभी है क्या, फास्ट फैशन का अभी जमाना चल रहा है। और दूसरे साइड में जितना आप ब्रांडेड कपड़े आज आप बेचोगे, राइट, उतना आपका ब्रांड लॉयल्टी भी होगा। बिकॉज प्रीमियमाइजेशन का तो ट्रेंड चल ही रहा है हर स्पेस में, वो ज्वेलरी हो या अपैरल्स हो, और यहाँ पे भी आप देखोगे। तो इसलिए शॉपर स्टॉप का रिजल्ट उतना अच्छा है नहीं, और इनका भी बहुत सारे ब्रांड्स है अपने। तो अगर आप देखोगे इनका CFO भी कुछ, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी 50% से घट गया है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। तो ये बनता है ये चारों कंपनीज का, ठीक है। एक और वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे और 2-3 कंपनीज ट्रैक करनी है, देन आई एम डन के पिछले दिन का, देन आई हैव टू स्टार्ट posting those long posts for the companies that I'll be covering today.